हमारे इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हमारे टेबल पर रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और नोट्स का एक बहुत ही शानदार पुलिंदा रखा है। बिल्कुल, और ये काफी भारी भरकम स्टैक है। हाँ, सच में। तो हम जेम्स क्लियर की बेहद मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से, जो कि बहुत जरूरी भी है ना? क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो हम सब जानते हैं कि आदत सुधारने का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या जंक फूड छोड़ना नहीं होता। हाँ, वो तो बहुत सतही बात हो गई। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल क्लास देना नहीं है। एकदम सही। हम इन नोट्स के जरिए आदतों के इस पूरे कॉन्सेप्ट को दर्शन शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और हमारे समाज के ताने बाने से जोड़कर देखने वाले हैं। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। क्योंकि आज की ये चर्चा इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेगी कि जीवन में महान सफलता किसी एक बड़े या रातों रात लिए गए डिसीजन का रिजल्ट होती है। और अगर हम इन एकेडमिक पेपर्स की गहराई में जाएं तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। वो क्या? वो ये कि आदत सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, ये असल में पूरी मानव सभ्यता का आधार है। मतलब ये बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। हाँ, और जो लोग आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना चाहते हैं उनके लिए ये चर्चा एक तरह का शॉर्टकट है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम पूरे देशों का भविष्य तय कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसने इस किताब को इतना फेमस बनाया। कॉम्पाउंड इफेक्ट। हाँ, आदतों का गणित, जिसे हम कॉम्पाउंड इफेक्ट कहते हैं। इन नोट्स में जेम्स क्लियर का वो मशहूर कैलकुलेशन दिया गया है कि अगर कोई इंसान रोज केवल 1% सुधार करता है तो एक साल में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। सुनने में तो ये चक्रवाधी ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू लगता है, जैसे 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट व्यायाम करना। छोटे बदलाव लेकिन बहुत बड़ा असर। पर सच कहूं तो गणित के हिसाब से तो ये 37 गुना वाला आंकड़ा बहुत शानदार लगता है, लेकिन असल जिंदगी में रोज खुद को 1% नापना तो लगभग नामुमकिन है ना। हाँ, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। वही मैं सोच रही थी। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। असल में ये 1% का गणित कोई मापने वाला स्केल नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ट्रेजेक्ट्री या दिशा का रूपक है। जब हम कहते हैं कि हम 1% बेहतर हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम को। हाँ, इस रिसर्च में एक बहुत ही गहरी लाइन है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता बल्कि अपनी प्रणाली के स्तर तक गिरता है। ओहो, मतलब यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एकदम सही। हर एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखता है। लक्ष्य तो सबका एक ही होता है। बिल्कुल, लेकिन जीतता वही है जिसका रोज की ट्रेनिंग का सिस्टम सबसे मजबूत होता है। हाँ, गोल्स तो सबके सेम ही होते हैं, और इसी सिस्टम को समझने के लिए इन आर्टिकल्स में न्यूरोसाइंस का बहुत जबरदस्त एंगल दिया है। वो डोपामीन वाला हिस्सा। हाँ, हम सब संकेत, ललक, प्रतिक्रिया और पुरस्कार वाले लूप को तो शायद जानते ही हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो डोपामीन का रोल बताया गया है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अक्सर हमें लगता है कि हम कोई काम इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि उससे हमें मजा आता है या खुशी मिलती है ना। हाँ, और यहीं पर साइंस हमारी आम समझ को गलत साबित कर देती है। कैसे? न्यूरोसाइंस के डेटा के अनुसार हमारे मस्तिष्क का जो डोपामीन सिस्टम है वो सिर्फ पुरस्कार या रिवॉर्ड मिलने पर एक्टिव नहीं होता। तो फिर कब होता है? वो रिवॉर्ड की अपेक्षा या एंटिसिपेशन पर एक्टिव होता है। अच्छा, मतलब इंतजार में। हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो पिज्जा खाने में उतना डोपामाइन रिलीज नहीं होता जितना पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उसके आने के इंतजार में होता है। क्या बात है, मतलब वो जो इंतजार का रोमांच है वो असली खेल कर रहा है। दिमाग हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। बिल्कुल, यही न्यूरोलॉजिकल ड्राइव है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक 2 मिनट का नियम भी इन नोट्स में है। 2 मिनट रूल। हाँ, इसमें कहा गया है कि कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करनी चाहिए। मुझे ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों लगा? मतलब अगर मुझे मैराथन दौड़नी है तो मैं सिर्फ 2 मिनट जूते पहनकर क्या करूंगी? वो इसलिए क्योंकि हम इंसानों की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। हम असल में काम से नहीं डरते। फिर किस चीज से डरते हैं? उस काम को शुरू करने में जो दिमागी घर्षण या साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन लगता है उससे डरते हैं। अच्छा, वो शुरुआती हिचकिचाहट। हाँ, जब आप सोचते हैं कि मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है तो दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है कि इसमें बहुत ऊर्जा लगेगी, और फिर हम टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हैं। एकदम सही। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे बस 2 मिनट के लिए जूते पहनकर बाहर खड़ा होना है तो वो डर खत्म हो जाता है। क्योंकि वो काम बहुत छोटा लगता है। बिल्कुल,
एक बार आप बाहर खड़े हो गए तो वापस अंदर आने से आसान दौड़ना लगता है। हाँ, ये तो है। ये नियम काम को आसान नहीं बनाता, ये सिर्फ काम शुरू करने की मनोवैज्ञानिक बाधा को हटाता है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ क्या करना है तक सीमित नहीं है। आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, इन पेपर्स में ये जो कॉन्सेप्ट है, पहचान पर आधारित आदतें, ये सच में एक गेम चेंजर आइडिया है। बिल्कुल, ये बहुत गहरा दर्शन है। अक्सर हम नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं। 1 जनवरी को लोग महंगे जिम के कपड़े खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि अब वो फिट हो जाएंगे। वो बाहरी रिजल्ट पर फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन ये रिसर्च कहती है कि अगर बदलाव लाना है तो मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ बोलने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं एक पाठक हूँ। अपने लक्ष्य को ही अपनी पहचान बना लेना। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन छुपा है। हमारे नोट्स में से अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म से जोड़ा गया है। वो फिलॉसफी वाला एंगल। हाँ, अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि इंसान पहले इस दुनिया में आता है और फिर अपने रोज के कर्मों से ये तय करता है कि वो कौन है। मतलब हमारे एक्शंस हमारी पहचान बनाते हैं। बिल्कुल, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप रोज करते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी यही कहा था कि उत्कृष्टता कोई कारण नहीं बल्कि एक आदत है। एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। जी। और अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो वहां पे तो सूक्ष्म में विराट का कॉन्सेप्ट है ना, कि छोटे छोटे कणों से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे एक्शंस हमारी पूरी पर्सनैलिटी बना देते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये पहचान हम अकेले वैक्यूम में नहीं बनाते, इसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो कैसे? साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। हम इंसान मूल रूप से नकलची होते हैं। हम मुख्य रूप से 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे करीबी लोग, जैसे परिवार और दोस्त। दूसरा बहुसंख्यक लोग, यानी समाज में क्या ट्रेंड चल रहा है। और तीसरा प्रतिष्ठित लोग, यानी जिन्हें हम सफल मानते हैं। हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हमें अपने ग्रुप में स्वीकृति या एक्सेप्टेंस मिले। हाँ, समझ गई। अगर मेरे सारे दोस्त हर वीकेंड किताबें पढ़ते हैं तो मैं भी खुद को रीडर फील करने के लिए किताब उठाई लूंगी। बिल्कुल। और यहीं से बात आती है कल्चर की। इन रिसर्च पेपर्स में ये साफ लिखा है कि संस्कृति और कुछ नहीं, बस बड़े पैमाने पर लोगों की सामूहिक आदतें हैं। एकदम सही विश्लेषण है ये। जैसे जापान में अगर कोई ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वे माफी मांगते हैं। वहाँ समय पालन एक गहरी सांस्कृतिक आदत है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में पारिवारिक सहभागिता या वीकेंड्स पर पूरे परिवार का साथ खाना खाना एक कलेक्टिव हैबिट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप ऐसे समाज या ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जहां आपकी मनचाही आदतें एक नॉर्मल बात मानी जाती हैं, तो बदलाव आसान हो जाता है। बिल्कुल, आपके लिए खुद को बदलना बहुत आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति या विल पावर से ज्यादा ताकत हमारे आसपास के माहौल में होती है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? हम एक इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू हुए थे, लेकिन ये नोट्स चर्चा को एकदम मैक्रो लेवल पर ले जाते हैं। ये सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम आदतों के इस विज्ञान को देश की राजनीति, अर्थशास्त्र और बड़ी-बड़ी संस्थाओं पर लागू करें तो तस्वीर कैसे दिखेगी? यहीं पर यह विश्लेषण सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। इन नोट्स में व्यवहारिक राजनीति या बिहेवियरल पॉलिटिक्स की बात की गई है। अच्छा, संस्थागत स्तर पर। जरा सोचिए, कोई भी देश कैसे चलता है? उसकी संस्थाओं से। अगर किसी देश की संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाएं एक संस्थागत आदत बना लें, इंस्टीट्यूशनल हैबिट, हाँ, कि वे अपनी प्रक्रियाओं में रोजाना 1% सुधार करेंगे। अगर सिस्टम में पारदर्शिता को एक आदत बना दिया जाए तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग से कोई अभियान नहीं चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। वो स्वतः ही कम होने लगेगा। नीतियां असल में पूरे समाज के लिए वातावरण का निर्माण ही तो है। एनवायरमेंट डिजाइन। जी हाँ, वातावरण निर्माण का बहुत ही क्लासिक उदाहरण अर्थशास्त्र वाले हिस्से में दिया है। वो टैक्स वाला उदाहरण। हाँ, अगर कोई सरकार सिगरेट पर टैक्स बढ़ाकर उसे बहुत महंगा कर देती है तो वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर रही है, वो बस माहौल बदल रही है। उस फ्रिक्शन को बढ़ा रही ताकि लोग वो काम ना करें। बिल्कुल। और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का वो सेविंग अकाउंट वाला उदाहरण तो कमाल का है। वो ऑटोमेटिक डिडक्शन वाला। हाँ, अगर किसी के सैलरी अकाउंट से हर महीने पैसे अपने आप कटकर सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएं तो उसे पैसे बचाने के लिए किसी डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। बस एक बार सिस्टम सेट किया और आर्थिक अनुशासन बिना किसी प्रेरणा के अपने आप जिंदगी का हिस्सा बन गया। और राजनीति के मैदान में भी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का नियम पूरी तरह लागू होता है। वो कैसे? इन रिसर्च पेपर्स में बताया गया है कि राजनीतिक दल अपनी एक खास पहचान करते हैं, राष्ट्रवादी या समाजवादी जैसी पहचान। अच्छा।
जब लोग उस राजनीतिक दल की पहचान को अपनी खुद की पहचान मान लेते हैं तो उनका वोट देने का पैटर्न एक आदत बन जाता है। मतलब वो नीतियों को नहीं देखते? अक्सर नहीं। वे किसी खास नीति या पॉलिसी को वोट नहीं देते हैं, वे अपनी पहचान को वोट देते हैं। वे ये जताते हैं कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस पार्टी को चुनता हूं। ये तो सच में बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पर अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज जितनी पावरफुल होती है उसके खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? और हमारे नोट्स का अगला हिस्सा इसी आलोचनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण पर बात करता है। इसमें एक बहुत भारी टर्म इस्तेमाल हुआ है, क्राइसिस ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। हाँ, मूल्य तटस्थता का संकट। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो जेम्स क्लियर ने आदतों का जो सिस्टम बताया है वो अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। वो पूरी तरह न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि रोज 1% बेहतर होने का ये गणित कोई गलत इंसान भी तो इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। एक हैकर अपनी कोडिंग की आदत को रोज 1% सुधार कर एक बहुत बड़ा और सफल साइबर क्रिमिनल बन सकता है। सही बात है। सिस्टम को नहीं पता कि उसका इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। एकदम सही। और यहीं पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। इन आर्टिकल्स में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों की ही राजनीति और नीतियों को आदतों के नजरिए से जांचा गया है। लेफ्ट और राइट विंग दोनों। हाँ, और मजेदार बात यह है कि हम यहाँ किसी एक विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इस बात को डिकोड कर रहे हैं कि ये सारे सिस्टम हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन पेपर्स में दी गई जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। बिल्कुल। और इसी निष्पक्ष विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए हमें क्रिटिकल थ्योरी के उस नजरिए को भी देखना चाहिए जो इन नोट्स में मौजूद है, जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की बात करता है। हाँ। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये जो एटॉमिक हैबिट्स का पूरा मॉडल है ये बहुत ज्यादा पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। मतलब हमेशा बस काम करते रहो। हाँ, ये लोगों को ऐसी मशीन बनाने पर जोर देता है जो लगातार बिना थके उत्पादन करती रहे। एक और बहुत गहरी बात यह है कि क्या सिर्फ आदतों को बदल लेने से समाज की बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। मान लीजिए एक समाज में भयानक गरीबी है या संरचनात्मक असमानता है जहां लोगों के पास बुनियादी संसाधन ही नहीं है, तो ऐसे में कोई इंसान सिर्फ अपनी आदतें बदलकर उस व्यवस्था से बाहर नहीं आ सकता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब अगर ट्रैक ही टूटा हुआ हो तो आप कितनी भी अच्छी दौड़ने की आदत डाल लें, रेस पूरी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया उपमा है ये। और इसी में एक स्त्री या जेंडर का नजरिया भी दिया गया है। जेंडर पर्सपेक्टिव। जी, अगर हम ध्यान दें तो हमारा समाज बचपन से ही महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग आदतें प्रोग्राम करता है। सामाजिक अपेक्षाएं। हाँ, महिलाओं से अनजाने में ये उम्मीद की जाती है कि वे देखभाल करने वाली आदतें अपनाएं और पुरुषों से ये उम्मीद होती है कि वे घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने वाली आदतें डालें। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी नोट्स में है। वो क्या है? अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का सही इस्तेमाल करें तो ये जेंडर समानता और सशक्तिकरण का बहुत बड़ा टूल बन सकता है। कैसे काम करेगा ये? अगर कोई महिला अपने अंदर ये पहचान स्थापित कर ले कि मैं एक नेतृत्व करता हूं, तो उसकी रोजमर्रा की आदतें उसी दिशा में बदलने लगेंगी। हाँ, मैं एक लीडर हूँ, ये सोचना एक पावरफुल शिफ्ट है। लेकिन फिर वही बात है, सिर्फ एक व्यक्ति के बदलने से सब नहीं बदलेगा। सामाजिक ढांचे में भी सुधार की जरूरत हमेशा रहेगी। ये तो हुई समाज की बात, लेकिन आज के समय में एक और चीज है जो हम पर 24 घंटे आदतें थोप रही है। और वो समाज नहीं है। बिल्कुल, वो हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन है। चलिए इन नोट्स के उस हिस्से पर चलते हैं जहाँ डिजिटल दुनिया की बात की गई है। आज का डिजिटल युग पूरी तरह से हैबिट लूप के विज्ञान पर खड़ा है। डिजिटल एडिक्शन? जी, बड़ी टेक कंपनियां इस न्यूरोसाइंस को हमसे बेहतर समझती हैं। जब आपके फोन की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो संकेत या क्यू है, और हम तुरंत फोन उठाकर स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं। वो हमारी प्रतिक्रिया है। और सोशल मीडिया पर जो आपको लाइक या कमेंट मिलता है वो आपका पुरस्कार है। और नेटफ्लिक्स का वो ऑटो प्ले फीचर भी तो यही है। एक एपिसोड खत्म हुआ नहीं कि दूसरा अपने आप शुरू। ये सब हमें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहीं पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजा पाने की जो लत है वो हम पर हावी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या बताया इन पेपर्स में? इसका इलाज इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इलाज है वातावरण बदलना। डिजिटल डिटॉक्स के लिए? हाँ, अगर आप डिटॉक्स चाहते हैं तो फ्रिक्शन पैदा कीजिए। फोन के सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हों तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। जब बुरी आदत को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा तो दिमाग अपने आप उस लूप को तोड़ देगा।
इस आधुनिक तकनीक और वेस्टर्न सिस्टम थिंकिंग से हटकर इन नोट्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अद्भुत कनेक्शन दिया गया है। वो भारतीय दर्शन वाला कनेक्शन। जी हाँ, भारतीय आध्यात्मिक संदर्भ। सच कहूं तो ये पूरे विश्लेषण का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। मेरा भी। जेम्स क्लियर, जिसे अपनी किताब में आदतों का संचय कह रहे हैं, अगर आप भारतीय दर्शन को देखें तो हजारों साल पहले उसे संस्कार कहा गया था। बार बार किए गए कर्मों का प्रभाव। बिल्कुल। आप जो भी कर्म बार बार करते हैं वो आपके चित्त यानी माइंड पर एक गहरी छाप छोड़ता है। वही छाप संस्कार है जो आपका भविष्य तय करती है। और योग के दर्शन में भी निरंतर अभ्यास पर जोर दिया गया है। एकदम सही। और भगवत गीता का कर्मी योग भी तो बिल्कुल यही बात कहता है ना, कि फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान देते रहो। पश्चिमी भाषा में कहें तो गोल्स को भूल जाओ और अपने सिस्टम पर फोकस करो। और इसी में ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी की भी बात की गई है। हाँ, ज्ञान मीमांसा के अनुसार असली बदलाव एक दिन के मोटिवेशन से नहीं आता। तो किससे आता है? जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो प्रेरणा से अधिक स्थायी होती है। ज्ञान और चरित्र का निर्माण निरंतर अभ्यास से ही होता है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत और गहरी चर्चा को समेटे तो इन सभी नोट्स और रिसर्च पेपर से एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। वो ये कि एटॉमिक हैबिट सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। हाँ, ये सिर्फ खुद को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा मॉडल है। एक व्यक्ति जब अपनी आदतें सुधारता है तो उसका असर उसके परिवार पे पड़ता है, फिर परिवार से समाज सुधरता है और अंततः एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इंसान से लेकर देश तक की यात्रा इन 1% वाली छोटी छोटी आदतों से ही जुड़ी है। अगर हम इसे और भी बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही रोमांचक और शायद थोड़े डरावने विचार को जन्म देती है। वो भविष्य दृष्टि वाला विचार। जी, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव। जरा श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि आज हम अपनी आदतों को ट्रैक करने के लिए एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, स्मार्ट वॉच और फोन्स में। लेकिन अगले कुछ दशकों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएंगी कि वे न्यूरोलॉजिकल स्तर पर हमारे डोपामाइन लूप को ट्रैक और परिवर्तित करने लगेंगी, तब क्या होगा? क्या मशीनें हमारी आदतों को हमसे भी बेहतर समझने लगेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी का दूसरा पहलू ये है कि अगर पूरी इंसानियत रोज 1% सामूहिक सुधार करने का संकल्प ले ले तो क्या वैश्विक स्तर पर क्रांति नहीं आ जाएगी? सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इंसान की साइकोलॉजी, तकनीक और सामूहिक आदतों का ये कॉम्बिनेशन भविष्य को किस तरफ ले जाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो आज के इस डीप डाइव को हम इसी बड़े और गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। एक बार अपनी खुद की आदतों को जरूर ऑब्जर्व कीजिए, अपने सिस्टम्स को परखिए और सोचिए कि आपके रोज के फैसले हमारे भविष्य की कौन सी बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। शानदार और विचारोत्तेजक अंदाज में हमारे इस सत्र की समाप्ति होती है।